हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का फास्ट ट्रैक बैच शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक के इसका पहला चैप्टर नेशनल इनकम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टोटल 5 वीडियोस डलेंगे और ये ओनली 30 मिनट्स रिवीजन सीरीज है और इसमें वही टॉपिक लिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहला चैप्टर है नेशनल इनकम। फर्स्ट टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है? आपको पता है कि इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप्स: प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर। देखो, किसी भी कोई भी इकोनॉमी, हमारे इंडिया की हो, अमेरिका की हो, चाइना की हो, ब्रिटेन की हो, कहीं की भी हो, ये तीनों एक्टिविटी है, प्रोडक्शन, गुड्स ऑफ सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो गुड्स और सर्विसेज बनाने कभी भी एक इकोनॉमी में नहीं रुकेंगे और उनसे हमें इनकम होगी, जैसे वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इनसे हमें इनकम मिलती रहेगी। और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे, उस इनकम को हम खर्च भी करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम इन तीनों एक्टिविटीज को लाइफ लाइन कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी की। हमारी मतलब कि जो और कंट्रीज की भी है ना, ये 3 एक्टिविटीज लाइफ लाइन होती है किसी भी इकोनॉमी की। ओके, circular flow of income means the circulatory of the flow of production, income and expenditure in an economy. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि वो सर्कुलेटरी, सर्कल आप समझ गए, सर्कल मतलब घूमना। ठीक है, सर्कुलर मतलब इनकम है ना, वो जो हमारी इनकम है वो प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के चारों तरफ मतलब घूमती रहती है सर्कल की तरह। ठीक है, और इसके 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सबसे पहले हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ इनकम, जैसे हमने ऊपर भी इनकम का जनरेशन किसके थ्रू होता है, वेजेस हो गए, रेंट हो गई, सैलरी हो गई, जो हम काम करते हैं उसकी हमें इनकम मिलती है। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम यानी हम उस इनकम को खर्च करते हैं और वो फिर किसी दूसरे की इनकम बन जाती है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये सर्कुलर फ्लो मॉडल इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। ठीक है, एग्जाम की ओरिएंटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसमें हमने केवल 2 सेक्टर लिए हैं। ये 2 सेक्टर कौन कौन से देखो, एक तो हाउस होल्ड है और दूसरा फर्म्स है। वैसे एक इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर होते हैं। एक तो हाउस होल्ड का सेक्टर हो गया, फर्म्स का, फिर एक गवर्नमेंट का आता है और फिर एक बैंक का आता है, लेकिन हम ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हाउस होल्ड और फर्म्स। ठीक है, एक हाउस होल्ड है ना, वो फर्म्स को फैक्टर सर्विस देता है। फैक्टर सर्विस जैसे फैक्टर सर्विस जैसे लेबर देता है, या फिर वो लेबर के बाद लैंड हो गई और लैंड के बाद कैपिटल हो गई। ठीक है, सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड देते हैं फर्म्स और प्रोड्यूसर्स को। इसके बाद जो प्रोड्यूसर्स या फिर फर्म्स होती हैं वो हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट करती है, जैसे वेजेस हो गए, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये फर्म्स प्रोड्यूसर्स को पेमेंट करती है। इसके बाद जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड्स को देते हैं। ठीक है, और हाउस होल्ड्स फिर प्रोड्यूसर्स को एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज या फिर इनकी पेमेंट करते हैं। ठीक है, पेमेंट करते हैं। देखो, हाउस होल्ड तो देती है फैक्टर सर्विसेज और फर्म्स और प्रोड्यूसर उनको फैक्टर पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फर्म्स होती हैं वो उनको गुड्स और सर्विसेज देती हैं और जो हाउस होल्ड होते हैं वो एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। देखो इसमें ना 2 फ्लो होते हैं इस सेक्टर इस मॉडल में ना 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो इसमें 2 फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। मनी फ्लो तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब कि जहां पर पैसे का यूज हुआ हो। ठीक है, इसमें देखो ये सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ये तो रियल फ्लो है। और फैक्टर पेमेंट और एक्सपेंडिचर ऑन गुड ऑन सर्विसेज, इन दोनों में पैसा है पेमेंट और इसमें पेमेंट हुई है, तो ये मनी फ्लो है। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक हमारा इतना ही है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और एग्जाम के टाइम करके जाइएगा। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, ये टॉपिक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है,
अब हम करते हैं, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक के क्या बताया कि स्टॉक है ना, एक जो स्टॉक है उसकी वैल्यू एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ली जाती है, ठीक है। और जबकि फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग ए पीरियड, इसमें ये पीरियड ऑफ टाइम और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं वो 1 साल के बनाते हैं, लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि वो 1 घंटा भी हो सकता है, एक घंटा हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, इस हिसाब से करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से माना जाता है, ठीक है। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशन, इट इज मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं है कि हम स्टॉक को कभी भी नाप सकते हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसी समय हम मापते हैं, इसलिए इसका टाइम डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। और फ्लो टाइम डायमेंशन है, क्योंकि हम इसको देखो ऊपर बताया था पर ओवर और पर मंथ में नाप सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, बैंक डिपॉजिट्स कैपिटल, देखो ये बैंक डिपॉजिट है ना, आप याद रखना स्टॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप लिख लीजिएगा कि जो बैंक डिपॉजिट है वो स्टॉक्स होते हैं। और फिर कैपिटल हो गया स्टॉक का एग्जाम्पल, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल इंफॉर्मेशन फ्लो के एग्जाम्पल हो गए। इसके एग्जाम्पल है ना बुक में दिए हुए हैं, तो आप उनको देख लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर करवा दिए, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, नेशनल इनकम। अब तो ये तो मेन टॉपिक है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही पूरा इसी पे डिपेंड है, ठीक है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम्स। अब फैक्टर इनकम्स क्या होती है हमारी, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, रेंट हो गया, या फिर इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये फैक्टर इनकम्स होती है इन बाय ये नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब देखो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, देखो नॉर्मल रेजिडेंट हम कह सकते हैं या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ, या फिर उसका जो इकोनॉमी इंटरेस्ट है, मतलब वो कमाता इंडिया में हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इनकम हो गया, ठीक है। ये फैक्टर इनकम्स होती है, और इन नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई इनकम का जो सम होता है ना, वो नेशनल इनकम कहलाती है, ठीक है। अब देखो जो ये टॉपिक है ना, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होते हैं, ठीक है। देखो अब कभी भी हमें जब ग्रोस को नेट में करना हो ना, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये ग्रोस है, मान लेते कोई भी जीडीपी है, ठीक है, ग्रोस को नेशनल में करना है, मान लो एनडीपी में करना है, ठीक है। तो देखो ग्रोस को नेट में करना है, ये ग्रोस को नेट में करना है, तो हम माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जैसे अब हम नेट को ग्रोस में करना है, जैसे ये है एनडीपी, ठीक है। अब हम इसको ग्रोस में करना है, तो इसमें हम प्लस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की देर है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह अगला, अगर डोमेस्टिक को नेशनल में करना है तो NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड वो प्लस कर देंगे, और अगर नेशनल को डोमेस्टिक में करना है तो NIFA माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखो जीडीपी दे रखा है हमें, और हमें इसको GNP में करना है, मतलब कि डोमेस्टिक को नेशनल में करना है, ठीक है। तो फिर तो हम अब NFIA इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह GNP GDP, अब हमें नेशनल को डोमेस्टिक में करना है, तो इसमें से NFIA माइनस कर देंगे, ठीक है। ये बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और ज्यादातर जो बच्चे हैं ना वो इन्हीं में मार खा जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है। इसी तरह इसमें ना आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई भी, यहाँ पर GNP भी ले सकते हो, GDP भी ले सकते हो, NNP कुछ भी ले सकते हो, बस आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। अब अगला है फैक्टर कॉस्ट, अब कुछ भी ले लो आप, GDP फैक्टर कॉस्ट ले लिया, और आगे हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब देखो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में करने के लिए हमें प्लस NIT करना पड़ेगा, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जैसे हमने ये GDP एट MP ले लिया, और GDP एट FC हमारे पास है, और अब इसमें मतलब कि अब क्या देख रहे हैं, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है, तो हमारे पास माइनस NIT हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों है ना, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो आप कमेंट कर देना, आपका सॉल्यूशन अगले 6 घंटे में सोल्व होकर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास नॉमिनल एंड रियल GDP, ठीक है। नॉमिनल GDP क्या होती है, GDP एट करंट प्राइसेस,
जीडीपी एट करंट प्राइजेस, मतलब जो इस साल की जो करंट प्राइजेस को मानकर जीडीपी निकाली जाती है ना, वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। मतलब कि करंट प्राइजेस के बेसिस पे निकाली जाती है, उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू में प्राइस। ये जो प्राइस होता है ये करंट ईयर का होता है, और जो क्वांटिटी होती है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। ठीक है। इसके बाद रियल जीडीपी, इट रेफर्स टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब जो हमने पिछली ईयर को, जिसमें से हमने एक ईयर को बेस ईयर ले रखा है ना, उसकी प्राइस को हम यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि ये प्राइस ये बेस ईयर है और इसके थ्रू ही रियल जीडीपी निकलती है। ये टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है। इसके बाद है ना, जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है ना, उनके बेस पे ही एक और है जो टॉपिक, ये है जीडीपी डिफ्लेक्टर या फिर प्राइस इंडेक्स बोल दो इसको। ठीक है। ये देखो क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये रेशो दर्शाता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस, यानी नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन रियल जीडीपी। ठीक है। चलो अब हमें एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है। फाइंड नॉमिनल जीडीपी। देखो नॉमिनल जीडीपी यानी हमें ये निकालनी है, तो अब हम इसको इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हम लिखा नॉमिनल जीडीपी, इधर लिख लिया, ये नॉमिनल जीडीपी इधर ही रहेगा, तो प्राइस इंडेक्स अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा रियल जीडीपी, सॉरी, ये हो जाएगा रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ठीक है। अब हमारे पास रियल जीडीपी क्या है, 240 इंटू प्राइस इंडेक्स क्या दे रखा है हमारे पास, 120 अपॉन 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जीरो से जीरो गया, ये हो गया 24 इंटू 12, 28 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हमारे पास है जीडीपी एंड वेलफेयर, इसकी लिमिटेशंस। ये ठीक है। इसमें देखो क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब कि अगर देखो हमारी इकोनॉमी है, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का हो रहा है, तो इससे वेलफेयर नहीं बढ़ रहा ना। क्योंकि अगर ये इकोनॉमी में अनइक्वल है, किसी की कम है तो किसी की ज्यादा है, तो ये जो जीडीपी ग्रोथ है ना, ये हमारी फेल्स हो जाती है सोशल वेलफेयर को बढ़ाने में। ठीक है। एक तो इसका कारण ये हो गया, लिमिटेशन हो गई। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम अब हमारे डिफेंस यानी जो आर्मी वगैरह होती है ना, उनका डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दें, प्रोडक्शन अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है, बस ये हमारे पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है। ये ना इनडायरेक्टली सोशल वेलफेयर करती है, लेकिन हमारा इसका जीडीपी से कोई संबंध नहीं है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस के बारे में आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा। बार्टर सिस्टम मतलब कि चीज के बदले चीज, इसमें पैसे का कोई रोल नहीं है, तो हमारी जीडीपी तो उसी के हिसाब से मानी जाती है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। और एक एक्सटर्नलिटीज मतलब गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर देम। इसके लिए हमें एग्जांपल देखो, जैसे मिस्टर एक्स ने गार्डन बनाया और मिस्टर वाई उसका इंजॉय कर रहे हैं, तो ये एक बैड मतलब गुड इम्पैक्ट है एक। कैसे? क्योंकि इसके मिस्टर वाई को इसके लिए कुछ देना नहीं पड़ रहा, मतलब बिना पैसे के वो इस चीज का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है। इसके जो एक्सटर्नलिटीज होती हैं, इसके गुड और बैड इम्पैक्ट दोनों होते हैं। ठीक है। गुड इम्पैक्ट तो हमने देख लिया। बैड इम्पैक्ट जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन निकलता है, ठीक है, वो दूसरे लोगों के लिए, उसके आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों के लिए भी नुकसान यानी हार्मफुल है। ठीक है। हार्मफुल है तो वो दोनों का नुकसान भी कर रहा है, लेकिन इसमें इन लोगों की तो कोई गलती नहीं है। तो एक्सटर्नलिटीज भी एक लिमिटेशन है जीडीपी एंड वेलफेयर की। ठीक है। अब हम हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आपको पता है कि इसके 3 मेथड्स हैं। ठीक है। नंबर 1 वैल्यू एडिड मेथड,
नंबर 2 इनकम मेथड, और नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम, ठीक है, तो सबसे हम पहले हम हमारा वैल्यू एडिड मेथड शुरू करते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर आते हैं, तो आप इनको देख लेना। और इनके प्री क्वेश्चंस वो भी आप है ना ओनली 3, मतलब कि 3 प्री क्वेश्चंस है ना, इन हर मेथड की याद कर लेना, ओनली 3, ठीक है, वो आपके लिए एग्जाम में बेनिफिट होंगी। चलो अब हम वैल्यू एडिड मेथड शुरू करते हैं, ठीक है। वैल्यू एडिड मेथड का दूसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरा इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। आप इनके नाम ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ना हमसे पूछा इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर जाता है, लेकिन हमें अगर नाम नहीं पता होगा ना तो हम कोई सा भी लगाते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा, कैसे हमारे एग्जाम में गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू एडिड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। वैल्यू एडिड मेथड में नेशनल इनकम को कुछ वैल्यू एडिशन के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड क्या होता है? वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। जैसे वैल्यू एडिड हो गया, इसमें हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालना पड़ता है। वैल्यू आउटपुट ये कैसे निकल जाएगा? वैल्यू एडिड प्लस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वैल्यू आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडिड प्लस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब देखो ये ओ है, वैल्यू एडिड मतलब ए, यानी ए ग्रेड। देखो हम 0 नंबर आराम से ला सकते हैं, ये वैल्यू एडिड याद रखना, 0 नंबर हमारा आराम से ला सकते हैं, तो इसमें प्लस होगा कि हम 0 नंबर आराम से ला सकते हैं। अब ए ग्रेड मेरे जैसे से तो आते नहीं भाई, ए ग्रेड, तो ए ग्रेड हम बहुत मुश्किल ला सकते हैं, लेकिन आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको 0 से ध्यान रखना, 0 तो आराम से आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन, लेकिन ए ग्रेड लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको मेहनत करनी है, इस बार एग्जाम में फोड़ना है, ठीक है। 0 नंबर हम नहीं ला सकते, तो आप इसको ऐसे याद कर लेते हैं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो वैल्यू एडिड मेथड होता है ना, इसमें हम GDP-MP निकालते हैं, ठीक है। GDP-MP मतलब निकालते हैं, तो जैसे ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, तो हम इसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। अब ये 2 फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रखना दे एक बार। आपको है ना सबसे पहले इसमें ना ये निकालना होगा, इसमें अगर इसका न्यूमेरिकल आप निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा, ये आ जाएगा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। इसके बाद हमारे पास ये आने के बाद इसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखना, ठीक है। ओके, वैल्यू एडिड मेथड हमारा यहीं पर खत्म होता है। इसके न्यूमेरिकल्स के लिए आपको और सेपरेट वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, आप वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो ये छोटा टॉपिक है 1 मिनट का। देखो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू एडिशन में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है?
ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के ना दो तरीके हैं। फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरे नंबर पे है वैल्यू एडिड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में है ना क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ये तो होगा फाइनल आउटपुट मेथड। और वैल्यू एडिड मेथड में हम है ना एस्टिमेट करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हर प्रोडक्शन के हर स्टेज पर हम वैल्यू एडिशन को एस्टिमेट करते हैं। तो ये वैल्यू एडिड मेथड और ये फाइनल आउटपुट मेथड, आप इनको बस थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इनकम मेथड में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर प्राइस ये निकाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसको एक डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, इसके दो नाम देख लो एक बार, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और दूसरा नाम है इसका फैक्टर पेमेंट मेथड, ठीक है। इसके ये दो नाम है। इसमें नेशनल इनकम होना फैक्टर पेमेंट्स के सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स के हिसाब से नापा जाता है, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम ये याद रहें, क्योंकि हम भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनके नोट्स आप लिखते रहिए मेरे साथ, ठीक है। अब सॉरी ये फैक्टर पेमेंट्स नहीं, फैक्टर इनकम्स आएगा, सॉरी फैक्टर इनकम्स के सम के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है इसमें फैक्टर इनकम्स में सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। ये हमारी फैक्टर इनकम्स हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और लास्ट है पेंशन और रिटायरमेंट। आपको ये क्वेश्चन में दिखे ना तो समझ लेना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है ये चारों चीज आप याद रख लेना। और दूसरी हमारे पास फैक्टर इनकम वो ऑपरेटिंग सरप्लस है। अब आप पूछोगे ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, देखो इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसमें तीन चीजें आती हैं, तीन चीज आती है, इनको याद रखना, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इन तीन चीजों को आप याद रखना, ये तीनों आपको क्वेश्चन में दिखे तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो सकता है। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से दे रखा हो ना और ये तीनों चीज दे रखी हो तो आपको ओनली ऑपरेटिंग सरप्लस लेना, ये तीनों चीज नहीं लेनी, ठीक है। इसके बाद मिक्स्ड इनकम है ना, आपको क्वेश्चन में हमेशा अलग से दे ही मिलेगी, ठीक है। मिक्स्ड इनकम ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। ये हमारे जो इनकम मेथड है उसमें आता है, ठीक है। ओके, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA। देखो ये तो हमारे पास इनकम मेथड होता ही है, तो इसको हम जब हमें नेशनल को डोमेस्टिक में करना है तो इसमें हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके प्रोक्वेशंस भी आप याद कर लेना, तीन ज्यादा नहीं, ओनली तीन प्रोक्वेशंस आप याद रखना, ठीक है। और अब हमारे पास लास्ट टॉपिक एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम GDP MP निकालते हैं, GDP MP, ठीक है।
अब देखो पीछे वाले क्वेश्चंस में, देखो इसमें भी हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं और इसमें हम एनडीपीएफसी निकालते हैं इनकम मेथड में, और जो ये एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या होता है। देखो इस मेथड में क्या होता है, नेशनल इनकम इज एस्टिमेट इन टर्म्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको सी से लिखा जाता है। इसमें ना मतलब कि इसमें देखो कंज्यूमर सर्विसेज हो गई, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए। जैसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो हम एक बार यूज कर सकते हैं, जैसे बटर हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्चे करती है, जी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये आई से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जैसे आप लिख लीजिएगा, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स, दीज गुड्स आर द फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें ना इन्वेस्टमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जैसे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट हो गई, हाउस होल्ड्स की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ये दोनों आते हैं। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में इसमें स्टॉक, जो स्टॉक है चेंज हुआ है ईयर के दौरान, वो आता है। ठीक है, स्टॉक चेंज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब लास्ट में इसमें आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, अब इसका हम एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या प्लस कर देंगे, सी प्लस जी प्लस आई एंड ये नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब ये हमारे तीनों मेथड कंप्लीट हो गए ना। अब इनके प्रिपरेशंस आपको करने, और न्यूमेरिकल की सेपरेट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। और अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर आप उस क्वेश्चन की फोटो भेज देंगे, आपको 12 घंटे में उसका आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। दैट्स लाइक आवर वीडियो एंड शेयर। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।